गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम क्लास 10th के सिविक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि पावर शेयरिंग है उसे स्टार्ट करेंगे। टॉपिक वाइज टॉपिक हम एक वीडियो में एक टॉपिक को डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी के उस टूर को, उस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे जो हमने लास्ट ईयर यानी कि क्लास 9th में स्टार्ट किया था। आप लोगों ने क्लास 9th की जब सिविक्स पढ़ी थी तो ये चीज़ नोट की होगी कि अगर हम बात करें ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में, पावर किसी भी एक ऑर्गन के पास नहीं रहती। इसे डेमोक्रेसी में बहुत ही इंटेलिजेंस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। अभी नेक्स्ट 2 चैप्टर्स में हम इसे ही देखेंगे कि पावर शेयरिंग क्या होता है, इसे किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट और इम्प्लीमेंट किया गया है। साथ ही सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 2 स्टोरीज़ के साथ जो कि रहेगी बेल्जियम और श्रीलंका की। इन दोनों स्टोरीज़ के ज़रिए हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि जब इन दोनों कंट्रीज़ में डेमोक्रेसी को लेकर ये डिमांड उठने लगी कि हमें भी पावर चाहिए, पावर शेयरिंग की डिमांड उठने लगी, तो इन दोनों कंट्रीज़ ने किस किस तरीके से अपने देश में इस सिचुएशन को हैंडल किया। साथ ही इस चैप्टर के एंड तक हमें ये भी समझ में आ जाएगा कि पावर शेयरिंग के वेरियस फॉर्म्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के पावर शेयरिंग होते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। अगर हम बात करें बेल्जियम की, तो बेल्जियम एक छोटी सी कंट्री है यूरोप की। अगर हम इसको कंपेयर करें तो जितना एरिया हरियाणा का है, लगभग उससे भी छोटा एरिया बेल्जियम की कंट्री का है। बेल्जियम की जो कंट्री है, इसके बॉर्डर्स हमारे फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से टच करते हैं। ये बाउंड्रीज आप यहाँ पर देख सकते हैं। फ्रांस इसके वेस्ट और साउथ में है, लग्जमबर्ग इसके ऑलमोस्ट साउथ में आप बोल सकते हो, जर्मनी ईस्ट में है और नीदरलैंड है वो आपका नॉर्थ में है। तो बेल्जियम इन 4 कंट्रीज़ के साथ अपनी बाउंड्रीज टच करता है। अगर पॉपुलेशन के हिसाब से देखें तो लगभग 1 करोड़ जनसंख्या बेल्जियम में रहती है, जो कि हरियाणा की पॉपुलेशन का लगभग हाफ है। यहाँ पे हमें बहुत सारे एथनिक कॉम्पोजिशंस भी देखने को मिल जाते हैं। छोटी सी कंट्री है बट फिर भी हमें बहुत सारे एथनिक कॉम्पोजिशन यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें इस कंट्री के टोटल पॉपुलेशन की, तो लगभग 59% यहाँ पे फ्लैमिश रीजन में लोग रहते हैं जो कि डच स्पीकर्स हैं, जो कि डच लैंग्वेज वहाँ पर बोलते हैं, जबकि 40% जो लोग हैं वो वोलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज वहाँ पर बोलते हैं। रेस्ट ऑफ द जो आपकी 1% बच गई है, जो 1% पॉपुलेशन है वहाँ पे जर्मनी स्पीकर्स लैंग्वेज के हैं। अगर वहीं पे हम ब्रुसेल्स की बात करें जो कि बेल्जियम की कैपिटल है, वहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूशन हमें थोड़ा सा अलग दिखाई देता है। यहाँ पर तो 80% पॉपुलेशन जो है वो फ्रेंच बोलती है, जबकि 20% जो है वहाँ पे डच स्पीकिंग पीपल रहते हैं। इस चीज़ को हम एक मैप के ज़रिए या फिर जो आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है उसके ज़रिए समझ सकते हैं। जी, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका नॉर्थ में है, आपका जो नॉर्थ में आप देख सकते हैं ये आपका फ्लैमिश रीजन है और ये आपका वोलोनिया रीजन है। इस एरिया में आपके डच स्पीकर्स पीपल आपको दिखाई देंगे और यहाँ पर आपको फ्रेंच स्पीकिंग पीपल ज़्यादा दिखाई देंगे। डच स्पीकिंग पीपल हमारे पास 59% है, अभी हमने देखा, और वोलोनिया रीजन में जो कि फ्लैमिश, जो कि फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, वो हमारे पास 40% है। रेस्ट ऑफ द पीपल जो है वो जर्मनी बोलते हैं, ठीक है, और ये सिर्फ 1% लोग हैं। अगर हम इसकी कैपिटल की बात करें जो कि ब्रुसेल्स है, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो यहाँ पे
डिस्ट्रीब्यूशन हमें अलग देखने को मिलता है। 80% फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, वहीं पे 20% डच स्पीकिंग पीपल हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अगर हम बात करते हैं पूरे बेल्जियम की, तो यहाँ पे मेजॉरिटी में हमें देखने को मिलते हैं डच स्पीकिंग पीपल, जो कि 59% है। लेकिन अगर हम सिर्फ इसकी कैपिटल की बात करें, जो कि ब्रुसेल्स है, वहाँ पे हमें जो मेजॉरिटी है वो हमें फ्रेंच लोगों की देखने को मिलती हैं, जो कि 80% मेजॉरिटी के साथ यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो पूरे, अगर हम बेल्जियम की बात करें तो भले ही माइनॉरिटी में थे, लेकिन वो लोग बहुत ज़्यादा समृद्ध और ताकतवर थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। जबकि अगर हम डच भाषी लोगों की बात करें, डच लैंग्वेज बोलने वालों की बात करें, तो इन लोगों को बहुत बाद में जाके एजुकेशन वगैरह के बेनिफिट्स वगैरह मिले, और बाद में जब इन्होंने अपनी कंडीशन देखी तो बहुत नाराज़गी इन्होंने जाहिर की, जिसकी वजह से फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और डच स्पीकिंग पीपल में हमें टेंशन्स देखने को मिलती हैं 1950 टू 1960 के बीच में। इन दोनों कम्युनिटीज़ के बीच में जो टेंशन थी वो सबसे ज़्यादा हमें ब्रुसेल्स में देखने को मिला, क्योंकि मेन प्रॉब्लम ये थी, डच बोलने वालों की शिकायत ये थी कि भाई ये लोग रिच भी हैं, पावरफुल भी हैं, और ब्रुसेल्स में ये लोग मेजॉरिटी में भी हैं, तो ये लोग हमसे पावर शेयर नहीं करेंगे। चलिए अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। ये तो हुई बेल्जियम की बात। अगर हम बात करें श्रीलंका की सिचुएशन की, कि उस टाइम पे श्रीलंका की सिचुएशन कैसे थी। देखिए, श्रीलंका आप सबको पता होगा कि भारत का पड़ोसी देश भी है, लेकिन श्रीलंका एक आइलैंड है, जिसकी वजह से इसकी जो बाउंड्रीज है वो किसी और कंट्री के साथ टच नहीं होती है। लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि भारत के तमिलनाडु से कुछ किलोमीटर दूरी पर श्रीलंका हमें देखने को मिलता है। अगर इसकी बात करें पॉपुलेशन की, तो लगभग 2 करोड़ यहाँ पे पॉपुलेशन रहती है, जो कि हरियाणा से ऑलमोस्ट सेम है। हरियाणा में भी लगभग 2 करोड़ लोग रहते हैं और श्रीलंका में भी लगभग 2 करोड़ लोग ही रहते हैं, ठीक है। ओके, अगर हम बात करें तो जैसे कि साउथ एशिया के ज़्यादातर रिलीजन्स जो साउथ एशिया में पाए जाते हैं, श्रीलंका में भी वही पॉपुलेशन वही हमें देखने को मिलता है डिस्ट्रीब्यूशन। मेजॉरिटी में यहाँ पर सिन्हाला स्पीकर्स लोग हैं, जो कि 74% लोग हमें देखने को मिलते हैं। वहीं अगर हम बात करें तमिल स्पीकर्स की, वो लोग 18% हैं। श्रीलंका में तमिल स्पीकर जो हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। जो वहाँ के नेटिव हैं, जो सालों से वहीं पर उनकी जनरेशन चली आ रही है, उनको बोला जाता है श्रीलंकाई तमिल्स, जो कि 13% है। रेस्ट ऑफ जो इंडिया से एज अ प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग द कॉलोनियल टाइम के वहाँ पर श्रीलंका में गए और फिर वहाँ पर जाकर बस गए, उन्हें बोला जाता है इंडियन तमिल्स। अगर हम इस मैप के ऊपर थोड़ा सा गौर करें तो आप लोग देखोगे कि जो तमिलियंस हैं और यहाँ पर आकर बसे हैं, वो नॉर्थ वाले एरिया में और ईस्ट वाले एरिया में, यहाँ नॉर्थ और ईस्ट वाले एरिया में हमें मेजॉरिटी में देखने को मिलते हैं। अगर हम यहाँ के रिलीजन की बात करें तो मोस्ट ऑफ द जो सिन्हाला स्पीकर लोग हैं वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते हैं, जबकि जो तमिल स्पीकर लोग हैं उसमें हमें हिंदू और मुस्लिम दोनों देखने को मिल सकते हैं। रेस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो 7% है वो क्रिश्चियंस हैं। कुछ क्रिश्चियंस आपको तमिल बोलते हुए भी मिल जाएंगे और कुछ तमिल वहाँ पर आपको सिन्हाला लैंग्वेज बोलने वाले भी मिल जाएंगे। तो क्रिश्चियंस वहाँ पर मिक्स लैंग्वेज बोलते हैं, कुछ तमिल और कुछ सिन्हाला। अब ज़रा आप लोग इमेजिन करिए कि सिचुएशन क्या हो सकती है। अगर हम बेल्जियम की बात करें तो डच लोग बोल सकते हैं कि भाई हम लोग पूरी कंट्री में अगर देखा जाए हम लोग मेजॉरिटी में हैं, तो हम लोग ही डिसाइड करेंगे कि फ्रेंच स्पीकिंग पीपल और जर्मनी स्पीकिंग पीपल को क्या करना है क्या नहीं, ठीक है। और अगर ये चीज़ हुई तो मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे चांसेस हो सकते हैं कि वहाँ पर लड़ाई हो, सिविल वॉर हमें देखने को मिले
और मे बी एक टाइम के बाद अगर सिचुएशन कंट्रोल में ना हुई तो पार्टीशन भी हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें श्रीलंका की, तो श्रीलंका में भी मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि सिन्हाली लैंग्वेज बोलने वाले जो लोग हैं वो बोलें कि भाई आप, क्योंकि हम मेजॉरिटी में हैं तो आप सब लोगों को हमारी ही बात माननी पड़ेगी। अब देखते हैं, एक एक करके समझेंगे कि इन दोनों ही देशों ने अपने देश में इस सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल किया और इन दोनों देशों में आगे जाके क्या होता है, इस चीज़ को हम समझेंगे। बट ये चीज़ हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू ऑल।